हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजेड स्टडी क्लब। एक बार दोबारा स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में। कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि भाई बूंद बूंद से सागर बनता है। तो उसी प्रकार से हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके इस पूरे चैप्टर को आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा बनने वाली स्थितियों के बारे में, जिसमें हमने अवतल का एकदम आसानी से समझ लिया था और उत्तल का भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बोर्ड पर आसानी से एक सारांश के रूप में दिया हुआ है इसका चार्ट कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली स्थितियों के बारे में, ठीक है। इसमें मैंने दो स्थिति आपको बताई थी, याद आ रहा होगा, एक बार रिवाइज कर लीजिए कि दो स्थितियाँ मैंने आपको बताई थी कि अनंत पर अगर वस्तु हमारी होगी तो हमारा प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और अगर अनंत से किसके बीच होगी, ध्रुव के बीच होगी कहीं पर भी, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस व ध्रुव के बीच दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि हमने उत्तल और अवतल दर्पण में काफ़ी पॉइंट पढ़ चुके हैं, उसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें एक पॉइंट और आता है, कन्वर्जेंट और दूसरा है डिवर्जेंट, ठीक है। ये दो पॉइंट अब भी हमें समझने हैं। ये दो वर्ड्स दे रखा है, इसका मतलब होता है अभिसारी और इसका मतलब होता है अपसारी, ठीक है। तो ये जो दो वर्ड आपको दे रखे हैं, दो शब्द दे रखे हैं, हमें इन्हें समझना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कन्वर्जेंट के बारे में। अभिसारी क्या होता है? अभिसारी का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर केंद्रित कर देना, किसी एक बिंदु पर किसी चीज़ को इकट्ठा कर देने को बोलते हैं, केंद्रित कर देने को बोलते हैं अभिसारी। अभिसरित कर देना यानी इकट्ठा कर देना। उसी प्रकार से कि जब हमारा अवतल दर्पण होता है तो जो अभिसारी घटना होती है वो अवतल दर्पण में होती है। वैसा क्यों कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। बना लेते हैं पहले हम अवतल दर्पण। इसका पॉइंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब भी प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होती है, यहाँ पे कहीं होगा मुख्य फोकस और यहाँ होगा हमारा वक्रता केंद्र, उसका आधा है मुख्य फोकस, ठीक है। जब भी हमारी किरण कहाँ होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हमारी जितने भी किरणें होंगी वो क्या होंगी, किसी एक बिंदु पर मिल जाएंगी आके। ये अपसरित मतलब होता है किसी एक बिंदु पर आके मिल जाना। तो ये देखिए क्या हो रहा है, जब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हैं तो किरणें किसी एक बिंदु पर जाके मिल रही हैं और वो बिंदु ही कहलाता है मुख्य फोकस। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला कि अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें होती हैं वो क्या करता है, अवतल दर्पण उन्हें एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है, केंद्रित कर देता है, और वही पॉइंट क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। अब एक क्वेश्चन और है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। तो आप इसका अपोजिट कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वह बिंदु होता है जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें क्या होती हैं, परावर्तन के पश्चात वहां पर आके मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका दो पॉइंट तैयार हो गया। एक अभिसारी किसे कहते हैं, यहाँ पर अवतल दर्पण में अभिसारी होता है। अभिसारी अवतल दर्पण को क्यों कहते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में ऐसी घटना होती है। अब उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो अपसारी है, दूसरा हमारा शब्द है अपसारी। इसे कैसे समझेंगे, तो चलिए पहले उत्तल दर्पण बना लेते हैं हम। ये हमारा उत्तल दर्पण, हमें किसके बारे में जानना है, अपसारी के बारे में जानना है। ये है हमारा मुख्य अक्ष, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, हमारी आपतित किरणें आ रही हैं, इसमें भी वही रूल है कि आपतित किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, यहाँ कहीं होगा मुख्य फोकस और यहाँ होगा हमारा वक्रता केंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें जो होती हैं वो क्या होती है, ये भी एक बिंदु पर मिलती हैं, लेकिन ये वास्तविक में नहीं, ये प्रतीत होती हैं कि फोकस पर जाके ये मिल रही हैं। जबकि क्या करता है अपसारी का, पहले मैं मतलब बताता, अपसारी का जो वास्तविक क्या होता है, मतलब होता है कि फैलाना। जैसे अभिसारी का मतलब था एक बिंदु पर इकट्ठा कर देना, अपसारी का मतलब होता है कि आरी अनुकिरणों को फैला देना, दूर दूर कर देना। तो वही ये करता है अवतल दर्पण की, जो हमारी किरणें आती हैं उन्हें परावर्तित कर देता है और परावर्तित करके दूर ले जाता है। ये परावर्तित हो जाती हैं किरणें हमारी, ठीक है। जो हमारी किरणें परावर्तित हो जाती हैं तो ये तो कभी मिलेंगी नहीं। तो हमें पता है कि जब वास्तविक में किरणें नहीं मिलेंगी तो हम क्या करेंगे,
इसको प्रतीत पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और ये क्या होगी, प्रतीत होगी हमें फोकस पे मिलती हुई। तो हमें यहाँ पे भी एक बिंदु मिल गया कि जहाँ पर हमारी किरणें क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। तो हमें एक बिंदु मिल गया है, ठीक है। कौन सा बिंदु मिला हमें, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। जिस प्रकार से अवतल दर्पण का मुख्य फोकस था उसी प्रकार से उत्तल दर्पण का भी मुख्य फोकस है। और अभिसारी का मतलब होता है किसी एक बिंदु पर इकट्ठा कर देना, अपसारी का मतलब होता है फैला देना, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगली टॉपिक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम उत्तल और अवतल दर्पण का जितना थ्योरेटिकल पोर्शन था वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमें न्यूमेरिकल की तरफ चलना है। तो उससे पहले हमें आपको कुछ टर्म्स बताना चाहूँगा जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा है, मैं आपको एक बार रिवाइज कर दूं कि ये कौन सा दर्पण है। ये है हमारा उत्तल दर्पण, ये है हमारा उत्तल दर्पण, और ये मुख्य अक्ष है, ये है हमारा ध्रुव, यहाँ कहीं पे होगा वक्रता केंद्र और उसकी आधी दूरी पर हमारा मुख्य फोकस, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कहीं हमने रख दी वस्तु हमारी, ये हो गई हमारी वस्तु। तो जब भी कोई दूरी हम नापते हैं तो वो कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से मापते हैं, ठीक है। कैसे मापेंगे आप, अब जैसे कह दिया कि वक्रता केंद्र से दूरी नापिए, तो मैंने आपको बताया था कि वक्रता केंद्र से यहाँ की दूरी कितनी है ध्रुव की, इसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, इसे डिनोट करते हैं आर से। और मुख्य फोकस के बारे में बताया था कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, इसे कहते हैं फोकस दूरी, ठीक है। उसी प्रकार से जब हमारी वस्तु कोई रखी रहती है तो वस्तु की दूरी को जो दर्शाते हैं उसे दर्शाते हैं यू से। अब इसे कैसे मापेंगे, मैंने बताया था आपको, जब भी दूरी मापेंगे कहाँ तक नापेंगे, ध्रुव तक मापेंगे। तो कैसे, मैं आपको बता दिया यहाँ पर, देखिए ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है उसे दर्शाते हैं यू से, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी दर्शाते हैं यू से हम। अगर हमारा प्रतिबिंब यहाँ बन गया, ये यहाँ बन गया, जो आभासी स्थिति में ले रहा हूँ, यहाँ पे अगर हमारा प्रतिबिंब बन गया, ये यहाँ कहीं बन गया, तो मान लीजिए मैं मान लिया कि यहाँ मेरा प्रतिबिंब बना। अब जहाँ यहाँ पे प्रतिबिंब बना तो यहाँ से लेके और ध्रुव तक की दूरी कहलाती है v, और ये तो हमारी फोकस दूरी है ही। तो ये तीन टर्म्स एक बार आप फिर से समझ लीजिए। u क्या है हमारा, u है हमारा वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम दर्शाते हैं u से। v किसे, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और f क्या है, f तो हमारा फोकस दूरी है, आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस दूरी। तीन चीज हो गई है। अब इसके बारे में एक संबंध है जो कि फार्मूले के रूप में है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप। क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये है हमारा फार्मूला, हम इसी पे पूरे क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। अब कुछ आते हैं टर्म्स ऐसे कि जिसमें u प्लस होता है, v प्लस होता है, या कभी f माइनस कभी u प्लस। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसे बोलते चिन्ह परिपाटी द्वारा, आपकी बुक में दे रखा है चिन्ह परिपाटी द्वारा किस प्रकार से दर्पणों का कैलकुलेशन किया जाता है, गणना किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले जैसे u दर्पण के जो बाईं तरफ है, दर्पण के बाईं तरफ क्या है भाई, ये दर्पण है हमारा, ये है दाईं तरफ, ये है बाईं तरफ। दर्पण के बाईं तरफ जितनी भी चीज़ें रहेंगी सब क्या होंगी, सब की सब होंगी निगेटिव, सबको हम लेंगे ऋणात्मक। इससे क्या पता चलता है कि हमारा u भाई, u हमारा क्या रहेगा, सदैव क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, ऋणात्मक रहेगा हमारा u क्या रहेगा, सदैव ऋणात्मक। अब जैसे पता है आपको कि अवतल दर्पण में 6 स्थितियां बनती है, 5 में तो प्रतिबिंब इधर ही बनता है, तो पांचों के लिए v क्या होगा, v होगा ऋणात्मक होगा 5 के लिए। लेकिन छठवीं स्थिति के लिए क्या होगा, v धनात्मक भी होगा, क्योंकि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दाहिनी ओर बनता है आभासी स्थिति में। छठवीं वो पोजीशन याद कीजिए आप एक बार। और फोकस दूरी किधर रहेगी, फोकस दूरी यहीं रहेगी, तो क्या होगा, फोकस दूरी ऋणात्मक रहती है। फोकस दूरी कैसी रहती है, ऋणात्मक, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया एक बार दोबारा चिन्ह परिपाटी के बारे में कि जब दर्पण के दाईं तरफ रहेंगे हम तो पॉजिटिव लेंगे जितनी भी संख्या। जैसे उत्तल दर्पण में क्या होता है भाई, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण है हमारा,
इसमें हमारी किरण जब आती है तो प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनता है? प्रतिबिंब सदैव बनता है दर्पण के पीछे बनता है। तो जब दर्पण के पीछे यानी दर्पण के दाईं तरफ बन रहा है तो वहां पर हमारा V क्या होगा? V हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा भाई? क्योंकि दाईं तरफ बन रहा है और ये प्रतिबिंब जो है जब दाईं तरफ बन रहा है तो प्रतिबिंब सदैव धनात्मक ही होगा। और हमारी वस्तु कहाँ रहती है? हमारी वस्तु चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, हमारी वस्तु सदैव कहाँ रहेगी? तो हम इस तरफ दर्पण के सामने रहेगी यानी दर्पण के बाईं तरफ। तो वहाँ क्या रहेगा भाई? निगेटिव। ये कुछ फिक्स है जिसे आप लिख सकते हैं। और फोकस दूरी का निर्भर रहता है उत्तल दर्पण में, पॉजिटिव होती है। ठीक है, F क्या होता है यहाँ पर? पॉजिटिव। तो मैंने आपको बता दिया है। अब इससे आप आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं एक और टर्म्स के बारे में जिसे कहते हैं आवर्धन। आवर्धन कहते हैं, आवर्धन का मतलब होता है कि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं? हम आवर्धन कहते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? आवर्धन। रैखिक आवर्धन इसे कहते हैं। इसे कैसे बताते हैं भाई? कि जो हमारा वस्तु है हमारी, मैंने आपको बताया था कोई हमारी वस्तु है यहाँ पर, तो जो वस्तु की ऊंचाई है और जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है उसकी ऊंचाई उसकी लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वस्तु की लंबाई। ये सब फार्मूले हैं जो आपको नोट करने याद करने। वस्तु की लंबाई बटे क्या है हमारा? प्रतिबिंब की लंबाई क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। ठीक है, ये कहलाता है आवर्धन। वस्तु की लंबाई को आपसे दर्शाया गया है h और आपकी बुक में दर्शाया गया है h/h' से। ठीक है, ये क्या है? और आवर्धन को किसे डिनोट करते हैं? m से। तो ये क्या हो गया? m = h/h'। अब इसका एक और तरीका है जो आपको क्वेश्चन में यूज़ करना पड़ेगा। ये m = होता है -v/u। ठीक है, यानी आवर्धन बराबर होता है ऋणात्मक किसके? प्रतिबिंब दूरी बटे वस्तु दूरी के अनुपात के। तो ये सब फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, जिससे कि आप क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है पूरे तरीके से जो हमारे बेसिक क्वेश्चन में जो फार्मूले यूज़ होने वाले हैं मैंने आपको बता दिया है। आप इसे नोट कर लीजिए, एक बार दोबारा देख लीजिए ताकि आपका एकदम ये चैप्टर तैयार हो जाए। अब हम जब क्वेश्चन लाएंगे तो उसमें आपको ये न्यूमेरिकल पता होने चाहिए जिससे आप आसानी से मेरी बात को समझ जाएंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में।